जल्दी आ। दिया। कैसा था? मतलब नहीं समझे, इतना खुश एग्जामिनेशन दे के नहीं रहता है बच्चा, कहता है ऐसा गया वैसा गया। और उसके बाद क्या किया? मजा आया? कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक है ये। 3 दिन का रूटीन आपका यही है, केमिकल काइनेटिक्स, इस वीक का। हाँ सर, 3 क्लास अभी केमिकल काइनेटिक्स और लगेगा। हाँ। हाँ, एक बात क्या बोलना है बताइए इसके बाद तो बात करेंगे, अगला 2 चैप्टर पढ़ाएंगे। हाँ, कर दिए। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट अगले दिन टाइम से आ जाएंगे, और कभी कभी हो जाता है। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, केमिकल काइनेटिक्स का, केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट टॉपिक, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। क्या क्या बोल रहे हैं आप? सॉलिड स्टेट से? तो अभी ये भी करेगा, बोर्ड में नहीं आएगा अभी तो। पहले से लोग पढ़ा ही रहा था ना, किताब बाद में छपा, 2 महीना पहले ना आया। देखें क्या था। कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट पढ़ना है आप लोगों को। जाता है। मैडम ही लिखे, हाँ हाँ मैं हाँ, सर थोड़ा सा खांसी दर्द करता हूँ। नहीं, अच्छी बुखार आया हुआ है। कल भी आया था एक बार, 2 बार, 28 तारीख। अच्छा, तो सीबीसी का रिपोर्ट ठीक है? प्रोजेस्टेरॉन और सीबीसी कराया था। सैटरडे को।
रिपोर्ट थोड़ा सा हमको भेज दीजिए, नहीं होगा तो कोई जनरल फिजिशियन से भी बात कर सकते हैं सामू में, ठीक है। वो हाँ सीबीएसई का रिपोर्ट सजेस्ट कराऊंगा, ठीक, थैंक यू। आ गए सब यहाँ पे, हम ही नहीं आए थे। तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में क्या कहा गया है जानते हैं आप? जैसा नाम है इसमें कॉलिजन, इसमें कहा यह गया है मोटे मोटे तौर पे दो लाइन जो दिमाग में हमेशा रहेगा। कहा इसमें यह गया है कि एक रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करने से पहले क्या करता है, कैसे रिएक्ट करता है? तो कहा यह गया कि जब दोनों पार्टिकल में है ना कॉलिजन होता है, कॉलिजन होता है तब जाकर करके एक रिएक्शन हो सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है और कॉलिजन के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तब कहते हैं एक रिएक्शन हो गया। दैट इज कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल समझा गया है, छोटा छोटा पार्टिकल समझा गया है, और ये पार्टिकल को कहा गया है कि आपस में जब टक्कर होगा पार्टिकल पार्टिकल के बीच तब एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से रेट ऑफ रिएक्शंस बनेंगे, है ना, दैट इज रिएक्शन रेट। क्लियर है? अब ये थ्योरी को कहा जाता है बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस 11th में पढ़ना था, जिसमें गैसियस मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल कहा गया था। यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल कहा गया। गैसियस मॉलिक्यूल भी हमेशा रैंडम मोशन में रहता है, यहाँ भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमेशा रैंडम मोशन में बताया गया। ठीक है, तो बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पे, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को क्या समझना है, पार्टिकल समझना है। ठीक है, फिर इसमें कहानी आगे बढ़ेगा। बस इतना सा बात रहता तो बात हो ही जाता, लेकिन इतना सही बात को बढ़िया से लिख दीजिएगा तो भी बात आपका बनेगा। ठीक है, कॉलिजन थ्योरी क्या है ना, लुइस और टॉर्च नाम के साइंटिस्ट दिए थे, TAURTZ, लिखेंगे इस सब बात। उसके बाद क्या आया कि कॉलिजन दो पार्टिकल के बीच बहुत ही ज्यादा संख्या में होता है, 10 to the power 20 या 10 to the power 25 कॉलिजन पर सेकंड हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इतना ज्यादा रेट से नहीं होता है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है लेकिन कॉलिजन हो जाता है। तो अब कहा गया कि कॉलिजन होने से सिर्फ मतलब नहीं है, कॉलिजन में दो पार्टिकल से प्रोडक्ट भी बनना तो है। एक ठोक कॉलिजन हुआ और प्रोडक्ट बना ही नहीं तो वो रिएक्शन तो नहीं हुआ, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जब नहीं हुआ तो रिएक्शन तो नहीं हुआ, तो कॉलिजन सिर्फ हुआ। दैट कॉलिजन डज नॉट मेक अ केमिकल रिएक्शन, है ना। जैसे बचपन में खेलते थे हम लोग छुआ छुई, कॉलिजन तो था, छूते थे तो छुआ छुई में कॉलिजन होता था, लेकिन लेकिन उससे क्या होता, कुछ नहीं। ठीक है, तो बात यही है कि ऐसे कॉलिजन से कुछ नहीं होगा। तो कैसा कॉलिजन से कुछ होगा, तो कहता है कि कॉलिजन ऐसा होना चाहिए जिसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास। अब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो गया, तो कहता है मिनिमम एनर्जी फ्रॉम विच टू मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर। कम से कम वो एनर्जी मॉलिक्यूल का जिसमें कॉलिजन हो रहा है वो विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बना दे, सिर्फ वो कॉलिजन वैलिड होगा, है ना। मतलब उतना एनर्जी से यदि कॉलिजन हुआ ताकि प्रोडक्ट बन जाए तो वो कॉलिजन का नंबर काउंट होगा। ठीक है, और दूसरा भी एक फैक्टर बताया गया, ओरिएंटेशन फैक्टर।
इसमें क्या कहा गया कि अटैक करना था सामने से, अटैक हुआ पीछे से, यानी कॉलिजन हुआ पीछे से, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। कहीं पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए अटैक करना था पीछे से, हुआ सामने से, तो कोलाइड करके बाउंस बैक हो गया, ठीक है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन फैक्टर, यानी दो फैक्टर है जिसके वजह से कॉलिजन की संख्याएं 10 टू द पावर 25 होता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 10 टू द पावर 4 ही होता है, 5 ही होता है। तो उतना सारा कॉलिजन बेकार जाता है ना। ये कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है कि जितना गोली चलता है सीमा पे सबसे आदमी मर जाता है क्या, उसका काम ही चलाते रहता है अपना डराने के लिए। तो आदमी नहीं मरा तो गोली चला, 25 गोली चल गया, तो इससे कोई मतलब थोड़े ना है, 25 गोली चल मरा के गो, रिजल्ट तो ये है। तो 2 गो 4 गो, 4 गो वैलिड हुआ वहां पे, 4 गोली वैलिड हुआ वहां। कुछ गोली ओरिएंटेशन फैक्टर, आदमी खड़ा था वहां चलाया यहां, लगेगा नहीं। कुछ आदमी मजबूत होगा कि गोली आया और सनी देओल की तरह थोड़ा हाथ उठ टाइट किया, गोली टकराया यहाँ से नीचे नीचे बाउंस बैक कर गया। ये सनी देओल कंसेप्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है ना। कॉलिजन तो हुआ, टक्कर तो हुआ है ना, टक्कर तो हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होना था, उसका रिजल्ट था डेथ, तो डेथ होता था, कहते प्रोडक्ट बना इसका, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना। तो कॉलिजन ढेर सारा होता रहता है, लेकिन उतना सारा कॉलिजन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बना पाता है। तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, पहला बात इसमें लिखना है, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, this theory is based on kinetic theory of gas. TRAUTZ given by Lewis and TRAUTZ टॉर्च, है ना। लुइस साहब तो पहले से कॉमन है। तीसरा, इन दिस थ्योरी reactant molecule are considered as tiny particle and these teeny particle when collide with each other a reaction is postulated to occur. In this theory, reactant molecules are considered as teeny particle, and when these teeny particle, when these चीनी कहते हैं, when these tiny particle collide, when बार-बार हो गया, and these teeny particle when collide with each other, ठीक है, तो लिखे
व्हेन आगे लिखें, व्हेन कोलाइड विथ ईच अदर ये रिएक्शन इज पोस्टुलेटेड टू अकर या सेड टू अकर। एक रिएक्शन को कहा जाता है हुआ, ठीक है, SAID सेड टू अकर लिख दिए, पोस्टुलेटेड लिखो ना ठीक वाला, SAID सेड टू अकर। लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत? आगे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कॉलिजन made by reactant molecule, made by reactant molecule, number of collision made by reactant molecule per unit time, per unit volume, called as collision frequency, Z. Number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume called as collision frequency। Z से लिखते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी को, है ना। नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अभी पढ़े थे ना कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को टीनी पार्टिकल समझते हैं। टीनी पार्टिकल जब कोलाइड करता है तो कहते हैं एक रिएक्शन हुआ। तो एक सेकेंड में कितना कॉलिजन होता है? 1 यूनिट वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम इसलिए जरूरी है कि कोई रिएक्शन को क्लोज्ड कंटेनर में करना है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी, ये दोनों आपस में जब कोलाइड कर रहा है, तो कोलाइड जब कर रहा है तब ये रिएक्शन हो करके मान लो ए बी बन रहा है। तो पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए जरूरी है, पर यूनिट टाइम, है ना। दैट इज कॉल्ड कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, है ना। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में यहां एक ही बात बढ़ जाएगा, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ कॉलिजन बाय टाइम। देखो कहीं भी नंबर को टाइम से डिवाइड करते तो फ्रीक्वेंसी ही बनता है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय टाइम, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहां भी वही है, नंबर ऑफ कॉलिजन बाय टाइम। और एक यूनिट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, चूंकि रिएक्शन किसी न किसी क्लोज कंटेनर में हो रहा है, तो पर यूनिट वॉल्यूम।
लिखिए, number of collision made by reactant molecule per unit time per unit volume called as collision frequency. यहाँ पे एक रिमार्क देना है, for a chemical reaction collision frequency is very high about 10 पर पावर 25 per second, but rate of chemical reaction not observed so much. लास्ट टॉपिक बताए तो थे तुम, वो अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, वो बोले तो थे नहीं, अगला मंडे ट्यूजडे। लिख दिए, है कोई दिक्कत? कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है समझ गए? और साथ में ये भी लिखा हुआ है, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि कॉलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻25 पर सेकेंड, लेकिन इतना ज्यादा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। होता है क्या? होता है इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन? अब एक बात आगे आएगा पढ़ना, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो हम लोगों को पढ़ना रहता है एक पंक्तिबद्ध, बैरियर क्या बन गया, 10⁻25 कॉलिजन होता है,
लेकिन इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आखिर क्यों नहीं होता है? तो बैरियर क्या है, क्या वो फैक्टर है जिसके वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इतना ज्यादा नहीं होता? पूरी कहानी की तरह ही सुनना है इसको। बैरियर्स, बैरियर यही क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द बैरियर्स फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन नॉट सो हाई लाइक कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो बैरियर्स और फैक्टर्स responsible for less rate of reaction, barrier or factors responsible for less rate of reaction या few rate of reaction than collision frequency, than collision frequency। बैरियर्स और फैक्टर, तो दो बैरियर या दो फैक्टर का नाम लेना रहता है, एक एनर्जी बैरियर या एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर या ओरिएंटेशन फैक्टर। तो पहला एनर्जी बैरियर्स या फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर्स या फैक्टर्स। तो एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी, एनर्जी बैरियर्स, बात को समझा भी दिए हैं कि एनर्जी बैरियर्स कहां से सोचना है। क्या कॉलिजन हो रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन कॉलिजन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी से होना चाहिए ताकि कॉलिजन से प्रोडक्ट बने। उससे कम एनर्जी से यदि कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो वैसे ही जैसे छुआ छुई खेलते थे, उसे कुछ होता नहीं था। पहला, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल must collide with each other with certain minimum amount of energy that leads to formation of product। The minimum amount of energy, the minimum amount of energy of reactant molecule, the minimum amount of energy of reactant molecule through which they collide with each other, collide with each other, which result in formation of product
which result in formation of product called as threshold energy. Called as threshold energy. देखिए कौन सा एनर्जी का नाम आया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का एक नाम आया है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थ्रू विच दे कोलाइड विथ ईच अदर विच रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड एज कह रहा है कि कम से कम उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करे जिससे कि प्रोडक्ट बने, उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं। और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी से टकराएगा उसे रिजल्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट वही लिखेंगे कि जिस मॉलिक्यूल को एनर्जी कम होगा उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं? यदि ऑनलाइन नहीं रहिए तो समझ में आ जाए। The reactant molecule must collide with each other with certain minimum amount of energy that leads to formation of product. और वही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे कि रिएक्टेंट कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी बैरियर और एनर्जी फैक्टर। लिखिए ना, क्वेश्चन पेपर लेके आया है, दिखाओ। और मैं नहीं था। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब 2 गो होता है। बॉन्ड प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड पूछा है। ठीक है, ठीक लगाया। एमोर्फस, अरे गधा, डायमंड एमोर्फस सॉलिड है। ग्रेफाइट होता है। डायमंड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है।
मतलब सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काइनेटिक्स नहीं है सिलेबस में। हाँ, हो गया, जाओ साइन कर लिया, अब जाओ। देखो ना, इस बोर्ड को ये भी पता नहीं कि एनसीईआरटी का किताब बदल गया है। क्या बोला जाए। सब तो वाटी है, सब तो ठीक है ठाक है। अब बनाने नहीं दिया, लगता है 10 11 12 को बनाया, उसका कॉपी छीन लिया, इसका भगा दिया। बस 11 12 को बनाया है। ले जाओ, रहने तो क्या करोगे, ऐसे भी तो नहीं है बनाए तुम। यही सब तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा। बस कहीं 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 फीस केमिस्ट्री दोनों था जी। हाँ। हम्म। 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 The reactant molecule which has less energy than threshold energy can collide with each other. जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, वो भी कोलाइड तो एक साथ कर सकता है, बट नॉट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, यानी केवल छुआ छुई खेलेगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल छू छू के भागेगा, है ना। एक दूसरे को छू छू के भाग रहा है, यही बात हुआ, प्रोडक्ट तो बना नहीं। कैन कोलाइड विथ ईच अदर बट नॉट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी एनर्जी बैरियर समझ गए, एनर्जी बैरियर समझ गए। दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर, दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर, देखो ओरिएंटेशन बैरियर में एग्जांपल SN1 वाला समझना है, याद करो, हम लिख ही देते हैं, पढ़ना आप ही लोग को था। CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल। ये बातें यहीं से कर रहे थे हम लोग, यहां था वो बात जिसमें पढ़े होंगे बैक साइड अटैक होता है, ये बात यहां ही का था, ओरिएंटेशन बैरियर का बात। देखो कैसे देखिएगा, सब बिल्कुल समझ जाएगा, एकदम कहानी जैसा। माइनस प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल पे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी माइनस चार्ज वाला ही है। यदि ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा,
बताइए, फ्रंट साइड अटैक हो रहा है तो रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्योंकि ये भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये भी स्लाइटली, इफ बोथ सबस्ट्रेट and reagent collide from front side, only bounce back or repulsion occur, that is no formation of product. दूसरा, if both substrate and reagent, if, यहां पे बोथ नहीं, if reagent attack from back side of the substrate, then the formation of product takes place. इतना सब हम आपको समझा चुके हैं। ओरिएंटेशन फैक्टर में न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन संभव है। फ्रंट साइड से जब अटैक करेगा तो ये यही ओरिएंटेशन है, फ्रंट साइड अटैक ओनली वंस बैक अकर, बैक साइड से रिएक्शन हो जाएगा। बैक साइड अटैक लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फ्रंट साइड अटैक लीड्स टू ओनली बाउंस बैक। लिखिए जल्दी जल्दी।
लिखे? लिखे? ये फ्रंट साइड से अटैक और बैक साइड अटैक मतलब क्या समझना है? ओरिएंटेशन फैक्टर। तो देखिए, कॉलिजन से रिएक्शन होता है, देखो अभी लिख ही रहा है, जल्दी खत्म कर। कॉलिजन से रिएक्शन होता है, लेकिन दो वहां पे अहम किरदार निभाने वाला फैक्टर्स, एक एनर्जी का फैक्टर है, एक ओरिएंटेशन का फैक्टर। एनर्जी यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा तब रिएक्शन रेट बनेगा, और यदि मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड होगा तब एक रिएक्शन का रेट बनेगा, है ना? तो फॉर ए रिएक्शन मॉलिक्यूल शुड बी, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर ए केमिकल रिएक्शन to be occur, for a chemical reaction to be occurs, the reactant molecule must collide in proper orientation, in proper orientation, molecule must collide in proper orientation। orientation molecule का क्या होना चाहिए? प्रॉपर, यानी फ्रंट साइड होना है तो फ्रंट साइड होना चाहिए, बैक साइड से होना है तो बैक साइड ही होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए क्या होगा, रेट जो रिएक्शन का होगा, नाउ एक टर्म और आएगा, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। कौन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? किसको कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी? मतलब मन से क्या आता है इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में? हाँ, जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट बन जाए, नंबर ऑफ कॉलिजन मेड पर यूनिट टाइम that leads to formation of product, that number of collision is called effective collision frequency। number of collision made by reactant molecule, number of collision made by reactant molecule per unit time, per unit volume, which leads to formation of product called as effective collision
फ्रीक्वेंसी, इसको जेड इफेक्टिव कहते हैं, है ना। ये सारा कॉलिजन नहीं, जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उस कॉलिजन के नंबर ही इसमें काउंट होंगे। नंबर ऑफ कॉलिजन मेड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम which leads to formation of product called as effective collision frequency। और रेट बराबर, या रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी एंड पी। जेड इफेक्टिव इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। अरे इफेक्टिव बात वही है जो आपके कान में सुनाई पड़ रहा है मेरा बात और आप समझ जा रहे हैं, है ना। बाकी तो बात तो बेकारे बात है ना। आपस में दो ठो लगे हुए हैं या नहीं भी लगे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है तो खाली बोल रहे हैं, और यदि समझ भी आ रहा है तो इफेक्टिव बात बोला जा रहा है। लिखे हैं रेट किसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जेड इफेक्टिव, और एक पी टर्म है, ओरिएंटेशन फैक्टर के लिए टर्म है पी। सुनते रहिएगा, इधर उधर मत होइए, इधर उधर नहीं होइए। देखो, ओह फिर बोल रहे, यहां देखना रहता है, सब समझोगे यार। के एक जगह पे पढ़े थे ऐसा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कोई कंसंट्रेशन टर्म था ही नहीं, तो रेट बराबर सिर्फ क्या था, के, और यहां कंसंट्रेशन का पावर कितना, यानी रेट बराबर के, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग दैट इज के बराबर, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इनटू पी, है ना। यहां देखो क्या लिखे थे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इनटू पी, और यहां क्या लिखे, रेट बराबर चूंकि के होता है जीरो ऑर्डर के लिए, अब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर जो भी निकालना होगा, ये के निकालने के बाद कंसंट्रेशन का पावर गुना कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर में 1 पावर, सेकेंड ऑर्डर में 2 पावर, तो रेट निकल जाएगा। तो के यदि हम निकाल लेते हैं इससे तो सारे रिएक्शन का रेट निकलेगा। तो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इनटू पी,
जहां जेड इफेक्टिव क्या है आपको याद होगा, क्या है जेड इफेक्टिव? जेड इफेक्टिव क्या है वहां पे? इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बराबर जेड इंटू पी। जेड इफेक्टिव कॉलिजन फ्रीक्वेंसी है और पी ओरिएंटेशन फैक्टर। जेड इफेक्टिव बराबर जेड इंटू एफ, जहां पे एफ क्या है? वेयर एफ बराबर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल undergoing in effective collision, है ना। एफ क्या है? तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन। और जेड तो अपना पुराना वाला कॉलिजन, अरे बोलो ना रे, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जेड इफेक्टिव बराबर जेड गुना एफ हो गया। अब सुनोगे, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कॉलिजन बराबर ई माइनस ई ए बाई आर टी, है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है माइनस ई ए बाई आर टी। वेयर, बात तो अब चालू हुआ, है ना। वेयर ई ए बराबर एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए बराबर एक्टिवेशन एनर्जी, आर अपना पुराना वाला गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। टी टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना है, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, यहां से शुरू हो गया है आर्हेनियस इक्वेशन, है ना। उसे लिखते लिखते इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन की, जो थ्योरी जो लिखा गया उसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन किया गया, और इसको कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो यहां पे हेडिंग बना देंगे हम आर्हेनियस इक्वेशन। लिखिए, कहां हट जाएगा आदमी, हटल तो है। अच्छा, हाँ समझे। कॉलेज जाके पूरा मस्ती में रह रहा है। आए थे, तो काहे नहीं जाके कह दिए थे कि देखिए परीक्षा ने लिया, कर दे दिया और कहता है जाओ अब। क्रांतिकारी बनिएगा तब ना कुछ होगा विद्यार्थियों के लिए। अब कल भी ऐसा करेगा ना तो हल्ला करे लगिएगा। नहीं, इसको तो आ रहा था।
उसके बाद कहा जाओ। जानते हैं क्वेश्चन पेपर बदमाशी क्या किया हुआ है? जितना क्वेश्चन पूछा है वो दो चैप्टर से है, एगो सॉलिड स्टेट से और एगो सरफेस केमिस्ट्री से। अब बाकी जो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल का, तीनों से हाई है। ह्यूजन प्रिंसिपल। नहीं, ऐसा नहीं होता है, होना चाहिए कि सबसे यूनिफॉर्म क्वेश्चंस होते हैं। यूनिफॉर्म क्वेश्चन पूछना चाहिए, हर चैप्टर से 5 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये इम्पोर्टेंट ये ना है। अभी तो और अदरवाइज किसी एक चैप्टर से तो हो सकता है कुछ बच्चा सिर्फ वही चैप्टर पढ़ा हो, पहला चैप्टर, उसके बाद उस नहीं पढ़ा, वो पास कर जाएगा। पूरा किताब से क्वेश्चन पूछिएगा तब ना एवरेज रिजल्ट आएगा। आपको बढ़िया ब्रेन ना चाहिए। हाँ, वही जो हुआ होगा वही पूछा होगा। तो फिजिकल में एगो पहले वाला हुआ, एगो अंतिम वाला हो गया। एफ इज इक्वल टू E m I R T। ये को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थोड़ा देर के बाद। अब देखिए, के बराबर, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अभी जेड इफेक्टिव इंटू पी। ठीक है ना जी? ये लिखे जेड इंटू एफ इंटू पी। ठीक है, के जेड इंटू पी इंटू एफ। एफ को कह रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इन इफेक्टिव कोलिजन। जेड इंटू पी, और यहां एगो कांस्टेंट लिखना पड़ेगा बराबर करने के लिए। के डैश मान लो, जेड इंटू पी इंटू एफ। ये कांस्टेंट कोलिजन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ओरिएंटेशन फैक्टर कांस्टेंट, ये सबको मिला के एक नया कांस्टेंट आएगा। दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड आरहेनियस कांस्टेंट। ए, के बराबर ए इंटू एफ। और एफ का वैल्यू हम लोग पढ़े अभी, ए इंटू E a/RT। के बराबर ए इंटू E-, ठीक है। वेयर, इसी को कहते हैं बाबू आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस इक्वेशन वेयर ए बराबर आरहेनियस कांस्टेंट, और ये एक नहीं होता, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होता है ना? तो ये जिस रिएक्शन का बात करेगा उस रिएक्शन में दिया रहेगा आरहेनियस कांस्टेंट। और E/RT ये तो लिख ही दिए थे अभी। एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। इन केल्विन स्केल।
लिख दिए? लिखे? के बराबर ए ई माइनस ए बाई आर टी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन है। ये भी लिखने आता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। क्या था? के बराबर ए ये बाई आर टी। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ये बाई आर टी। ठीक है, एल एन का वैल्यू 2.303 लॉग बेस 10, तो यहां पर लिखते हैं 2.303 के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ए बाई आर टी। डिवाइड दिस इक्वेशन, divide this equation by 2.303, तो 2.303 के बाई 2.303 बराबर 2.303 लॉग ए बाई 2.303 माइनस ए बाई 2.303 आर टी। बोलो क्या दिखाई दे रहा है? अल्लाह, ऐसे कटेगा जी साफ? ऐसे काट दें? गधा सब, यहाँ 2.303 लिखा था ना, के बाई 2.303। अब न काटेंगे? बोलो दिखाई दे रहा है? बोलो दिखाई दिया? क्या लिखेंगे बताओ? के बराबर लॉग ए माइनस ये बाई 2.303 आर टी। ये आपका सॉल्व करने वाला इक्वेशन। के निकल जाएगा यहां से। किसी का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो रेट बराबर के इंटू ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा कर देंगे। 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, रेट ऑफ रिएक्शन आप निकाल देंगे। यहां पे ये बराबर एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ए आर्हेनियस कांस्टेंट। अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग वैल्यू। लिख दिया? अब देखो लॉग के जो है ना, ये के बराबर लॉग ए बाई 2.303 आर टी। ये बाई बराबर सी प्लस एम एक्स वाले इक्वेशन पे। के बराबर
log a माइनस ए बाई 2.303 आर गुना 1/t, तो बाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। ठीक है, यानी बाई का इक्वेशन ये आया कि लॉग ए, एम का वैल्यू ये आया और एक्स बराबर क्या है 1/t। यानी दिस इक्वेशन क्या लिखेंगे आगे बोलो, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन फॉलो द इक्वेशन ऑफ a straight line, so the graph in between अरे बोलो ना आगे आगे मेरे साथ, k and 1/t is a straight line with negative slope minus a by 2.303 r and intercept is log a। यानी कि यहां पर यदि हम ग्राफ खींच दें इसी बात का, यहां पर k और यहां पे 1/t, तो ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा, जहां पे स्लोप का वैल्यू माइनस ए बाई 2.303 आर, और ये जो इतना इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू लॉग ए। अरे ध्यान दो, बोलते तो रहते दिन भर अपने घर ही पे। एगो बोला सर हम लोग बतियाने में रूम वाला भी हमको दिक्कत करता था, 3 रूम का रूम लिए हुए थे, 3 बेड वाला। तो ऐसा किए ना हम लोग की लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, अब दोनों जाके वहीं पे बतियाते रहते तो देखिए कितना थ्योरी से स्टार्ट हुआ था, कितना सिंपल बात से ये कहानी शुरू हुआ कि जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करता है तो एक रिएक्शन को कहा जाता है हो गया। मतलब शुरुआत में छुआछुई हो रहा था मॉलिक्यूल का, है ना, कोलिजन हुआ था, लेकिन वो चलते चलते मैथमेटिकली ये यहां तक आके पहुंचा, है ना, तब जाके आर्हेनियस इक्वेशन आया। एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकलेगा इससे, और रेट कांस्टेंट निकलने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन तो आप निकाल ही सकते हो। तब बहुत इंपॉर्टेंट था, यही वजह से एमाइन के साथ 1-2 क्लास हम कर नहीं पाए कि इतना थ्योरी बोलना है कि जब तक ये पूरी बातें नहीं होगी तब तक बात ही अधूरा रहेगा। तो ये 1 घंटा के अंदर संभव नहीं हो पाएगा, है ना, तो इसी वजह से ये रुका हुआ था। अब देखो क्या करना है, पहले से पढ़ते आ रहे हो कि रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन,
है ना। स्पेसिफिक का मतलब पहले भी समझाएं, जैसे हर एक हस्बैंड को एक बीबी होता है, स्पेसिफिक होता है ना। मतलब ये भाई साहब इनकी वाइफ यही है, मतलब दूसरे पे नहीं कर सकते कि भी वाइफ, तो गड़बड़ बात हो जाएगा, केस उस हो जाता है। उसी तरह से एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी फिक्स्ड होता है, ये भी उसका है, ये भी उसका नहीं होता है ना। इधर थोड़ा बहुत चलता है लेकिन यहाँ वो भी नहीं चलता है हर अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग रेट कांस्टेंट होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां पर दिखाई दे रहा है कि के है यहाँ पे, टेम्परेचर है यहाँ पे, तो हम लोग एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर पे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा वो देखिए अगले बोर्ड में। नाउ अलग अलग टेम्परेचर पे एक ही रिएक्शन का अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा, है ना। पहला बात ये ना बोले थे कि रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को बदलेंगे, हाँ टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर के बराबर 2.303, ओह अभी जो पढ़ा रहे थे वो ना बताना है। के बराबर क्या था बताओ, log a माइनस ए बाई 2.303 आर टी। के वन कर देते हैं तो टी वन हो जाएगा। के में log कट गया था क्या, गलती गलती लिखवा दे रहा है, log लिखे नहीं, आप बतियाने में लगल थे। ये ln के बराबर 2.303 log, यहां देखिए log ही छूटा हुआ है, छूटा है कि मिटाए थे उस समय, मजाक मजाक में मिटा दिए लगता है। 2.303 log के, थोड़ा सा बदलो भाई, ध्यान नहीं दोगे तब यही सब न होगा। log के वो तो अभी पकड़ा गया, पकड़ाना तो तय रहता है। log के बराबर log ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी। क्या बगल में, ये वाला देखो 2.303 log के, पलटे तो यहां भी log के, log के, log के, है ना। हो गया सब जगह। अब यहां पे यहीं पे ना घटाना था तो घटाएं कैसे, पकड़ा गया बात। log के वन बराबर log ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी वन, log के टू बराबर log ए माइनस ए बाई 2.303 आर टी टू, देन log के टू माइनस log के वन बराबर, दोनों इक्वेशन को घटा देना पड़ेगा। log ए माइनस
ये बाई 2.303 RT2 माइनस ई log A माइनस ए बाई 2.303 RT1। देखो जी बच्चा, log K2 माइनस log K1, तो log K2 माइनस K1 को K2 बाई K1 लिख सकते हैं क्या? log K2 माइनस K1 को log K2 बाई log K1 लिख सकते हैं, बराबर log A माइनस ए बाई 2.303 RT2 माइनस log A माइनस ए बाई 2.303 RT1 log K2 बाई K1 बराबर log A माइनस ए बाई 2.303 RT2 माइनस log A माइनस ए बाई 2.303 RT1। बताओ ये log A कटेगा क्या? कट जाएगा, बोलो सही से। ई log A कट जाएगा, प्लस में ही माइनस में। ये देखो माइनस और ये माइनस, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस ए बाई 2.303 RT1 ए बाई 2.303 RT1 माइनस ए बाई 2.303 RT2। प्लस वाले को आगे कर लिए हैं, ये प्लस में था RT1 और ये माइनस था। अब बताओ ये बाई 2.303 आर कॉमन। अब बताओ इस फॉर्मूले से हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। बोलिए क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? तो फिर अगले दिन पढ़ेंगे 4 बजे से। खाली बोलते हैं पढ़ा नहीं रहे, तो लाइव सेक्शन में लंदफंद बोल देता है, पढ़ा ही रहे हैं 4 बजे से। और इसके आगे भी और पढ़ना है, हैं?